अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। घर के सब अफराद शादी में शिरकत करने जा रहे थे और मैं तन्हा रहने के ख्याल से ही उदास हो रहा था। इतने बड़े घर में मैं पहली बार अकेला था। ये सन 1963 की बात है। उन दिनों मैं ऑक्सफोर्ड से वापस पलटा था और फिलहाल बेरोजगार था। इससे कबल जब घर वाले कहीं जाते तो नौशी हमेशा मेरे साथ होती थी, मगर अब उसकी शादी हो चुकी थी और अर्शी या गुड़िया में से कोई भी ये तकरीब ज़ाया करने को तैयार न था। मैं बहुत परेशान था। तन्हा जो मेरी हालत हुई वो मैं ही जानता था। अगर आप किसी एक को छोड़कर न गई अम्मी तो मैं भी नहीं रहूँगा, मैंने अपना फैसला सुना दिया। क्यों भाईजान, क्या आप अकेले डरते हैं? अर्शी ने मेरा मजाक उड़ाया। डरता तो मैं नहीं हूं, मैंने उसके ताने को नागवारी से सुनकर कहा, मगर मैं अकेला नहीं रह सकता। तुम लोग फैसला कर लो। अगर कल तक मुझे तुम्हारी राय ना मिली तो मैं सबको छोड़ जाऊंगी। अम्मी बेजार होकर उठते हुए बोली। यह ख्याल मेरे लिए काफ़ी हद तक खुशकुन था। सिर्फ अम्मी चली जाती तो बाकी यहीं होते, इसलिए मैंने झगड़ा करना चाहा ताकि कल तक हम कोई फैसला न कर सकें। मगर बदकिस्मती मेरा पीछा कर रही थी। मुझे मेरी ख्वाहिश के बरक्स तन्हा छोड़ दिया गया। बसूरत दीगर मुझे बुज़दिल का लेबल अपने माथे पर चिस्पा कराना था, जो मुझे किसी सूरत मंजूर नहीं था। दिन का वक्त रिकॉर्ड सुनकर गुजार दिया, मगर रात होते ही डर और खौफ से मेरी हालत गैर हो गई। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे अम्मी वगैरह के आने तक मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। सबसे पहले मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं तकरीबात से इतना एलर्जिक क्यों हूँ। फिर मैंने अर्शी और काशी को कोसना शुरू कर दिया। अगर उनमें से एक आध मेरे पास रह जाता तो क्या था, पता नहीं ये तीनों हंगामे के पीछे क्यों भागते रहते हैं। मगर इस तरह सोचों से वक्त गुजर सकता तो मैं 3 दिन सिर्फ सोच सोच कर ही गुजार देता। मेरी नज़रें बार बार अंधेरे की तरफ उठ जाती, दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात आने लगते और मैं कांपने लगता। लोग अब भी ये सुनकर हंसते हैं कि मैं 25 साल का होकर भी डरता था। उनका कहना था कि मुझ में मर्दानगी थी ही नहीं, अगर होती तो मैं यूं ना कांपता। उनके मफरूज़ात अपनी जगह, लेकिन मैं इस कदर डरपोक ना होता तो ये अजीबोगरीब आप बीती जन्म ही क्यों लेती, जिसे शायद कोई भी हकीकत ना समझे। बहरहाल अब मैं वो तमाम वाक़या बयान करता हूँ जिसके लिए मैंने कलम उठाया है। पहले तो आप हमारे घर का नक्शा समझ लीजिए। तमाम घर देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सामने वाला हिस्सा समझ लेना काफ़ी है। गेट से दाखिल होते ही खुला लॉन नज़र आता है, जिसके आखिरी सिरे पर आम और बरगद के बूढ़े दरख्त झूम रहे हैं। आगे गार्डन है जिसके अंदर घास और फूल के तख्ते लगे हैं। दाहिनी जानिब गैराज है। गेस्ट रूम का एक दरवाज़ा बरामदे में खुलता है और दूसरा लाइब्रेरी में। सामने वाली तरफ एक खिड़की है, जो खुली हो तो लॉन का तमाम मंजर बखूबी नज़र आता है। उसी खिड़की के नीचे साथ साथ 2 बेड बिछे हैं। उन्हीं में से एक बेड पर मैं बैठा था। एक तरफ नज़र दौड़ाता तो तारीकी में डूबा हुआ पोर्च नज़र आता और दूसरी तरफ नज़र उठाता तो लॉन पर नज़र पड़ती। कुछ देर बाद मेरी नज़र लॉन की तरफ उठी तो मैं लरस गया। एक लड़की लॉन में चहलकदमी कर रही थी, मगर फौरन मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये तो सिर्फ एक लड़की है और लड़की से कैसा डरना। मगर उस लम्हे में भूल गया कि इस वक्त हमारे लॉन में भला एक लड़की का क्या काम। मैंने सोचा कि तमाम घर मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे खौफ दूर करके घर की हिफाजत करनी चाहिए। ये सोचकर मैं उठा, खुद को तसल्लियाँ दी कि मैं मर्द हूँ, मर्द होकर कैसा डरना, और यही कुछ सोचता बाहर आ गया। वो लड़की, मैंने बरामदे में खड़े होकर जोर से आवाज़ दी। यहाँ क्या कर रही हो? उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाई। उस वक्त मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें मोटी और पलकें लंबी थी, जिस्म छरीरा था। वो सरापा सफ़ेद लिबास में थी, लंबा सा सफ़ेद चोगा जो पाँव से भी नीचे था और सफ़ेद दुपट्टा। उसकी आंखों में एक अजीब किस्म का तासुर था, जिसे कोई ज़ीहोश समझने से कासिर था। मैं चलता हुआ लॉन तक पहुंच चुका था। मैं गुलाब की झाड़ी के पास था और वो आम के पेड़ों के दरमियान। मुझे ख्वाब किसी कैफियत में उसकी आवाज़ आई।
اور اس کے ساتھ ہی مجھے تیز خوشبو کا بھبکایا۔ ایسی خوشبو میں نے پہلی بار سونگھی تھی۔ میں نے مغربی پھول دیکھے تھے، مشرقی بھی سونگھے تھے، ہر قسم کے پرفیوم بھی سونگھ چکا تھا، مگر یہ کسی اور ہی قسم کی خوشبو تھی جس نے مجھے مدہوش کر دیا، اور میں اپنے آپے میں نہ رہا۔ میں نے اس کی آواز سنی جو مجھے دور سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ مجھے پہچان لو، میں تمہارا پیچھا نہ چھوڑوں گی۔ میں تمہاری ہوں، صرف تمہاری، تمہاری تنہائیوں کا سامان۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا، اور صبح تک میں بے سدھ پڑا رہا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو گھاس پر پڑا پایا۔ رات کی تمام باتیں میرے ذہن میں چکر لگاتی رہی، اور میں سوچتا رہا وہ کون تھی، مگر الجھی ڈور کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہ آیا۔ میں نے سوچا اب رات میں تنہا نہیں رہوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے نوشی کو فون کیا۔ وہ کہنے لگی، امی تو نثار کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے چلی گئی ہوں گی۔ ہاں امی بھی، عرشی کاشی وغیرہ بھی، میں نے جواب دیا۔ گویا کل رات آپ اکیلے تھے؟ ناقابل یقین۔ نوشی نے حسب عادت بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ تقریباً اکیلا ہی تھا، میں نے زمینہ لہجے میں جواب دیا۔ تقریباً؟ کیا مطلب؟ نوشی حیران ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی بھی تھی۔ لڑکی؟ نوشی نے حیرت سے دہرایا۔ آپ نے یہ لڑکیوں کا چکر کب سے شروع کر دیا ہے؟ وہ پھر چھیڑنے پر اتر آئی۔ ہر کوئی تمہارے جیسا نہیں ہوتا کہ بات کو مذاق میں اڑا دے، میں سیریس ہوں، میں نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ آپ اور سیریس؟ ارے جانے بھی دیں، نوشی پھر ہنسنے لگی۔ پلیز نوشی، پہلے میری بات بھی سن لو، میں نے التجا کی۔ جی فرمائیے، نوشی کے لہجے میں شوخی تھی۔ میں چاہتا ہوں آج رات تم اور خالق بھائی میرے پاس آ جاؤ۔ کیوں؟ وہ حیران رہ گئی۔ یہ میری درخواست ہے نوشی، تم اسے رد بھی کر سکتی ہو۔ پھر تو میری طرف سے انکار سمجھیے، نوشی نے بات ختم کر دی۔ وجہ؟ میں نے پوچھا۔ دراصل ہمارے ہاں کچھ مہمان آ رہے ہیں جو چند روز قیام کریں گے، اس لیے میں انہیں چھوڑ کر تو نہیں آ سکتی۔ وہ کچھ دیر رکی۔ آپ آج رات بھی اسی لڑکی کو ہی؟ اس نے ہنس کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ خدا حافظ، میں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ بے بسی سے میرے آنسو نکل آئے تھے۔ سچ ہے کہ مصیبت میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو پھر بہن تھی۔ انکار پر خود کو تسلی دی۔ اب مسئلہ تھا رات کا۔ دن تو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتا۔ میں پھر سوچ میں غرق ہو گیا۔ اسی فکر و تردد میں شام ہو گئی، مگر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں ہمت کر کے اٹھا، نہایا اور وقت گزارنے کے لیے لائبریری میں چلا آیا۔ میں اس پر ایک کتاب پڑھی تھی، چڑیلوں اور بدروحوں کے نرغے میں۔ یہ عنوان پڑھ کر میں چونک گیا۔ کیا کل رات نظر آنے والی لڑکی کوئی چڑیل یا پھر بدرو تھی؟ مگر میں مافوق الفطرت باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ مگر وہ کون ہے؟ میں نے اس سے پہلے اسے کبھی یہاں نہیں دیکھا تھا۔ اگرچہ ان 5 برسوں میں جو میں نے آکسفورڈ میں گزارے، یہاں کئی نئے مکان بن گئے تھے اور کئی نئے لوگ آ گئے تھے۔ ممکن ہے میں نے کبھی غور نہ کیا ہو، مگر وہ اس کا لباس، وہ تو ریشمی تھا، اس پر موتی ٹانکے ہوئے تھے۔ وہ مردہ ہرگز نہ ہو سکتی تھی۔ پھر مردہ یہاں کہاں؟ ہمارے گھر سے نزدیک ترین قبرستان تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ بالفرض اگر وہ مردہ ہی تھی تو کیا راستے میں اسے کوئی اور گھر نہ ملا؟ کیا میرے پاس ہی اس نے آنا تھا؟ میں سوچوں میں الجھتا گیا۔ سر جھٹک کر میں نے الماریوں کی طرف نظر دوڑانی شروع کر دی۔ اٹھ کر ایک کتاب نکالی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا، مگر میں ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکا۔ ہر فقرہ یوں محسوس ہوتا گویا میرے اور اجنبی لڑکی کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہے۔ ہر فقرے پر سوچ بھٹک کر اس طرف جا نکلتی اور میں جھنجھلا کر رہ جاتا۔ باہر دیکھا تو رات کا اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ میں نے تمام گھر کا چکر لگایا اور سب کھڑکیاں دروازے بند کر دیے۔ پھر خود گیسٹ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ کھلی کھڑکی سے لان کا تمام منظر بخوبی نظر آ رہا تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور اس چاندنی میں منظر کا شہدائی تھا، اور چاندنی راتوں میں گھنٹوں بیٹھا ٹکٹکی باندھے چاند کو دیکھا کرتا، حتیٰ کہ چاند اپنا چہرہ چھپا لیتا۔ مگر آج اسی منظر سے مجھے خوف معلوم ہو رہا تھا۔ ہر چیز پر اسرار اور اجنبی سی لگ رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اب آ جائے گی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اب وہ مجھے کبھی نظر نہ آئے اور میں کل کی بات کو اپنا خواب سمجھ کر بھول جاؤں۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میری نظریں
उन दो बूढ़े दरख्तों पर लगी हुई थी जिनके दरमियान कल रात मैंने उसे देखा था। वक्त बड़ी आहिस्तगी से रिंग रहा था। बिल आखिर 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से बोझल हो गई और दिमाग सोच सोच कर शल हो गया। सर में दर्द सा महसूस होने लगा, मगर मेरी नीम व आंखें बदस्तूर उन्हीं दरख्तों पर थी। अचानक आम के बूढ़े दरख्त से कोई चीज़ छम से नीचे गिरी। मैंने इतनी दूर बैठे हुए भी ये आवाज़ सुन ली। मेरी अध खुली आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी। मेरा खुदा, ये तो वही थी, वही सफ़ेद मोतियों वाला लिबास और लट्ठे की तरह धुला हुआ चेहरा। मेरा रंग जर्द हो गया। खौफ से खून रगों में मुंजमद होता महसूस हुआ। वो बिल्कुल कल की तरह लॉन में टहलने लगी। एक लम्हे के बाद वो गायब हो गई। मैं अभी अपनी सांसें दुरुस्त भी ना कर पाया था कि मुझे वही खुशबू आई, वही तेज़ खुशबू जो इंसान को मदहोश कर देती थी। और फिर वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी। उसने पूरा मुंह खोलकर फलक शिगाफ कहकहा लगाया। उसके सफ़ेद दांत चमकने लगे। मैंने इतने चमकीले दांत किसी इंसान के ना देखे थे। मैं आ गई हूँ डार्लिंग, मुझे उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती महसूस हुई। और फिर मैं गहराइयों में डूबता चला गया। करने चले थे घर की हिफाजत। एक लड़की को देखकर अंटा गफील हो गए। मैंने किसी की तंज़ी आवाज़ सुनी और फिर सोचने समझने और देखने की सलाहियत से बेनियाज हो गया। कॉल बेल की तेज़ आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। सुबह का उजाला पूरी तरह फैल चुका था। मैं किसी शराबी की तरह लड़खड़ाता हुआ उठा और गेट तक बमुश्किल पहुंचा। खोला तो जमील को सामने पाया। अंदर आ जाओ जिमी। मैं अपनी तमाम तर परेशानियां भुलाकर खुद को हैरत अंगेज तौर पर फौरन नॉर्मल कर लिया और जमील को अंदर बुलाकर तमाम वाक़यात उसे सुना दिए। पहले तो वो एक लम्हे को भौचक्का हो गया। सच कह रहे हो आशी? फिर हंसकर कहने लगा, मज़े हो गए तुम्हारे तो। बैठे बिठाए एक अदद वो मिल गई। ऐश करो मेरे भाई, भला एक लड़की से कैसा डरना। फिर वो मुझे समझाने लगा, उससे उसका नाम पूछना, हुदूद अरबा जोग्राफिया मालूम करना, उसे बाहों में ले लेना और किसी किस्म का डर महसूस ना करना। तुम देख रहे हो आशी, इन 2 रातों में वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। घर की तमाम अशिया भी बकौल तुम्हारे वैसे ही पड़ी रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसका मकसद तुम्हें खौफजदा करना, ये तुम्हारे घर की कोई चीज़ गायब करना नहीं, बल्कि वह खुलूस दिल से तुम्हारी तन्हाइयों का सामान है। वरना तुम उसके हाथों बिल्कुल बेबस हो। वो तुम्हें जो चाहे नुकसान पहुंचा सकती है। मैं देर तक अपने जिगरी दोस्त और लंगोटिए यार की तकरीर सुनता रहा। वो निहायत हमदर्दाना लहजा अख्तियार किए हुए था। जब वो खामोश हुआ तो मैंने कहा, लेकिन जिमी, ये बात मेरे बस में कहाँ है? मैं तो उस खुशबू को सूंघते ही गुनुदगी में चला जाता हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल माफ हो जाता है। तुम खुद को बेदार रखने की कोशिश करो। तुम सिर्फ खौफ से बेहोश हो जाते हो। ये उस खुशबू का कसूर नहीं है, तुम्हारे हवास का है। तुम उसे गोश्त पोस्त की लड़की और अपनी वाकिफकार समझ लो। मजाल है जो खौफ तुम्हारे नज़दीक भी आ सके। जमील ने कहा, तुम तो काफ़ी तजर्बाकार मालूम होते हो, मैंने जमील से कहा। नहीं, तजर्बाकारी की बात नहीं, वो मुस्कुरा उठा। ये नफ्सियाती बात है, नफ्सियात समझो, सीधी सी बात है। रात का वक्त था, तुम पहली दफ़ा तन्हा थे। ऐसे में एक अजनबी लड़की और वो भी किसी उल्टे सीधे लिबास में नजर आए तो खौफजदा जहन बदरूहों और चुड़ैलों तक पहुंचेगा। तो कहाँ तक जाएगा रात के अंधेरे में? तो खौफ दरख्त को भी जिन भूत बनाकर पेश कर देता है। चुड़ैलों वगैरह पर मेरा पुख्ता यकीन नहीं। और चुड़ैल और बदरूहें इंसानों को अपना जिस्म पेश नहीं करती, बल्कि नुकसान पहुंचाने के दर पे रहती हैं। जहाँ तक मेरे मुताले और मालूमात का ताल्लुक है, उससे तो यही जाहिर होता है कि अगर उनका कोई वजूद भी है तो सरापा रहम नहीं, बल्कि जुल्म की हद से बाहर है। मैंने जमील की तमाम बातों को बगौर सुना। बेशक वो बिल्कुल सही कह रहा था। ऐसे हमदर्द दोस्त की कुर्बत से मुझे यकगोना सुकून मिला। मैंने जमील से कहा, क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम आज रात मेरे साथ सो जाओ? सिर्फ आज रात की बात तो है, कल तो अम्मी वगैरह आ जाएंगी। नहीं, उसने इनकार में सर हिला दिया। 2 बातें, एक तो ये कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी गुफ्तगू का तुम पर क्या असर हुआ। दूसरा ये कि अगर वो वाकई तुम्हारी खैरख्वाह है तो कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, बशर्ते तुम उसे मायूस ना करो, ख्वाह तुम्हारी अम्मी ही क्यों ना आ जाएं। शायद अभी जमील कुछ कहता, मगर मेरी खौफजदा निगाहें देखकर उसने अपनी नज़रें भी खिड़की की तरफ जमा दी, जहां मरून कलर के पर्दे के पीछे चौड़ा सा कागज़ साफ नजर आ रहा था। वो कागज़
पहले तो यहाँ नहीं था, मैंने बमुश्किल कहा। जमील ने आगे बढ़कर पर्दा हटा दिया। अब कागज़ पर लिखी हुई तहरीर नुमायां थी। तुम्हारे हमदर्द और राजदां दोस्त जमील की तमाम बातें हर्फ ब हर्फ दुरुस्त हैं, फ़कत तुम्हारी दोस्त। मैंने हैरत से जमील की तरफ देखा। वो भी हैरान होकर मेरी तरफ देख रहा था। जमील ने ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर दिए, फिर चारों तरफ घूमकर मुझसे कहने लगा, सूंघो आशी, अजीब सी खुशबू का हल्का सा एहसास होता है। मैंने गौर किया तो बिल्कुल वैसी ही खुशबू कमरे में फैली हुई थी। जमील ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर हमदर्दी से पूछा, ऐसी ही खुशबू थी आशी? बल्कि बहुत तेज़ थी, मैंने वैसे ही सूंघते हुए कहा। अच्छा आशी, मैं चलता हूँ। अगर रात तुम वाकई खौफजदा हो गए तो चीखने की कोशिश करना। मैं तुम्हारे घर के बाहर मौजूद रहूँगा, और खौफजदा बिल्कुल ना होना। उसने मेरी तरफ देखकर अलमारी की तरफ देखा। इसे इस्तेमाल करना। मैंने देखा वहाँ अब्बू का कैमरा रखा हुआ था। मैं उसकी बात समझ गया, इसलिए सर हिला दिया। वक्त बड़ी आहिस्दगी से रेंग रहा था और मैं बेचैनी से टहल रहा था। खुदा खुदा करके शाम हुई। मैंने कैमरा पकड़ लिया और रील चेक की। उन्हीं दिनों गालिबन अब्बू ने डलवाई थी। फिर मैं कैमरा उठाए बाहर आ गया। गो के मेरा ख्याल तस्वीरें बनाने का नहीं था। ताहम जब मैंने डूबते सूरज की मध्यम किरणों को आम के पेड़ों के दरमियान देखा तो जी चाहा कि एक अदद फ़ोटो खींच लूं। मैंने कैमरा दुरुस्त किया और एक तस्वीर ले ली। नीचे फूलों का तख्ता था और उसके दोनों तरफ आम और बरगद के दरख्त थे। सूरज डूब रहा था। शाम हो चुकी थी। कुछ खाने को जीना चाहा। मैंने सब कमरे बंद किए, एक एक जगह को अच्छी तरह जांचा और गेस्ट रूम के उसी बेड पर बैठ गया। बाकी दिनों के मामूल की तरह उस रोज़ भी मुझे छम की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कैमरा खिड़की में रख दिया, इस तरह के सामने बैठे हुए शख्स की तस्वीर बआसानी ली जा सकती। फिर मुझे यूं महसूस हुआ किसी ने मुतरन्नुम सी आवाज़ में कहा हो, मे आई कम इन? कम इन डार्लिंग, मैंने जमील की गुफ्तगू को जहन में दोहराते हुए कहा। ओहो, खुशबू के ज़बरदस्त भपके के साथ वो कमरे में दाखिल हो गई। तो तुमने मुझसे दोस्ती कर ही ली? जी हाँ। मैं उठ खड़ा हुआ और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मैं वाकई बहुत तन्हा हूँ। मुझे किसी साथी की अशद ज़रूरत महसूस हो रही थी। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। उफ, मेरे खुदा, उसका हाथ बर्फ़ की तरह यख था। मेरे सारे बदन में बर्क़ी रो दौड़ गई और मैं सरतापा कांप कर रह गया। तशरीफ़ रखिए। मेरे दांत यूं बजे जैसे सख्त सर्दी में कपड़ों के बगैर खड़ा कर दिया गया हो। वो भी बैठ गई। वो मुस्कुरा रही थी और अपनी मोटी मोटी गिलाफी आंखों से कमरे की चीज़ों को मुतजस्सिस नज़रों से देख रही थी। आप अपना नाम तो बताइए, मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया। मेरा नाम, मुझे नगीना कहते हैं, उसने मुस्कुरा कर बताया। आप कहाँ से आई हैं? मेरा मतलब है कहाँ रहती हैं? मैं गड़बड़ा गया। सोचिए तो हर जगह, देखिए तो कहीं नहीं, उसने महमल सा जवाब दिया। मैं समझा नहीं, मैंने कहा। मेरा मतलब है अगर आपसे कहूँ कि मैं बूढ़े आम के दरख्त पर रहती हूँ मगर नज़र नहीं आती तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नज़र नहीं आती हूँ, उसने तफसीलन जवाब दिया। आप मुझ जैसी इंसान तो नहीं हैं? मैंने एक और सवाल किया। जी नहीं, वो मुस्कुराई। बाद में मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुस्कुराते रहना उसकी आदत है, क्योंकि वो तमाम वक्त मुस्कुराती रहती थी। चाय पिएंगी? मैंने पूछा। जी नहीं, मैं चाय नहीं पीती, जवाब मिला। दूध तो पी लेती होंगी? मैंने पुरुमीद नज़रों से देखा। मुझे खाने पीने का मत कहिए, मैं इन बातों से बेनियाज हूँ। वो लज गई। क्या मतलब? यानी आप बगैर खाए पिए जिंदा रहती हैं? मैंने आंखें फाड़कर उसे देखा। सुनिए, मेरी बातों को संजीदगी से सुनिए और उन पर यकीन कीजिए। मैं आप जैसी इंसान हरगिज़ नहीं। मैं बगैर खाए पिए जिंदा रहती हूँ। अपनी मर्जी से गायब भी हो सकती हूँ और नज़र भी आ सकती हूँ। मैं जिस जिन्स से ताल्लुक़ रखती हूँ उसके बादशाह की बेटी हूँ और अपने बाप की इजाज़त से आपसे मिलने आती हूँ। इससे ज़्यादा मुझसे कुछ मत पूछिए। आपने तो मुकम्मल इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है, वो बोलती चली गई। जी बहुत बेहतर, मैं अब कुछ भी ना पूछूंगा, मैंने आहिस्दगी से कहा। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर कैमरे का बटन दबा दिया। मुझे उम्मीद थी कि उसकी तस्वीर आ चुकी होगी। अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ, यानी रात से पहले, तो मैंने फिर गुफ्तगू का आगाज़ किया।
मेरा ख्याल है आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप जो मुझसे कहना चाहें इसी वक्त कह लिया करें, नगीना ने तजवीज़ पेश की। आप होती तो यही है ना? मैं पूछ बैठा। ज़रूरी नहीं, कभी कभार मैं हुकूमत के कामों में अपने बाप का हाथ बटा दिया करती हूँ। उस सूरत में मैं यहाँ नहीं होती, उसने जवाब दिया। आप भी तो कुछ कहें, इतनी देर से मैं ये बातें किए जा रहा हूँ। जब मुझे कोई बात ना सूझी तो मैंने कहा, मैं सिवाय इसके और कुछ नहीं कह सकती कि आया ये कैमरा मेरी तस्वीर लेने के लिए रखा गया है। उसने कैमरे की तरफ इशारा किया। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने कैमरा हाथों में ले लिया। लेकिन अगर आप पसंद करें तो मैं खींच लूँ। और नहीं, इसकी खास ज़रूरत नहीं, उसने मखसूस अंदाज में कहा। आप गालिबन हर काम ज़रूरत के तहत करती हैं, मैंने पूछा। अशर, आप फिर मेरी ज़ात के मुतालिक बातें कर रहे हैं। वो कुछ नाराज़ मालूम होती थी। सॉरी, मैं भूल गया था। मुझे हैरत थी कि आज मैं नॉर्मल क्यों हूँ। मैं बेहोश क्यों नहीं हो गया। वही खुशबू मेरे चारों तरफ फैली थी, वही लड़की मेरे पास थी, मगर आज मैं मुकम्मल होशो हवास में था। जमील का कहना था कि मैं उसे गोश्त पोस्त की लड़की समझ लूँ तो डरूंगा नहीं, लेकिन उसने खुद इकरार किया था कि वो इंसानों में से नहीं। फिर भी मैं मुतमईन क्यों था, मैं खुद को समझ नहीं पा रहा था। कोई बात तो कीजिए। नगीना की आवाज़ से सोच का सिलसिला धागे की तरह टूट गया। मैं क्या बात करूं? बोलने लगूं तो आपकी ज़ात तक जा पहुंचता हूं। खाना पीना आप पसंद नहीं फरमाती, आप ही कोई बात कीजिए। मैंने उसकी ख्वाहिश को वापस लौटा दिया। अच्छा, फिर आप लेट जाएं, गालिबन आपको नींद आ रही है, नगीना ने अपने ख्यालों के घोड़े दौड़ाते हुए कहा। मैं लेट गया। वो मेरा सर दबाने लगी। जो ही उसका हाथ मेरी पेशानी से मस हुआ, मैं कांप गया। पूरे जिस्म में सर्दी और बिजली की शदीद लहर दौड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं गुनूदगी में चला गया। मुझे ज़बरदस्त झटका लगा और मैं हैरत से उठकर बैठ गया। कमरे में मैं तन्हा था। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला था। सुबह की हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। मैं नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि डोरबेल ने मुझे मुतवज्जो किया। गेट खोला तो जमील खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखते ही पूछा, रात कैसी गुजरी आशी? अब मेरी भी सुनो आशी, जमील ने कहना शुरू किया। रात में 10 बजे के करीब तुम्हारे घर आया था। अभी मैं गेट के करीब भी नहीं पहुंचा था कि मेरे मुंह पर किसी का जोरदार थप्पड़ पड़ा। मैंने मुड़कर देखा तो सुर्ख रंग का लिबादा ओढ़े एक बदसूरत औरत खड़ी थी। उसके गले में छोटी छोटी खोपड़ियों का हार था। वो गजबनाक निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। जमील चुप हो गया। मैं सोचों में खो गया। जमील की आवाज़ ने मुझे जल्द ही सोचों से निजात दिला दी। चलो आशी, नेगेटिव एक्सपोज करा लें। मैंने कैमरा उठाया, रील निकाली और जमील के साथ चल पड़ा। अछरे के इलाके का एक फोटोग्राफर जमील का दोस्त था। जमील ने रील उसे दे दी। मैं घर आ गया। मेरा ख्याल था अम्मी आ गई होंगी, मगर मुझे हैरान होना पड़ा कि घर बिल्कुल सुनसान था। अभी मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि अम्मी क्यों नहीं आई कि टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, अशर स्पीकिंग, मैंने रिसीवर उठाकर कहा। हेलो अशर, खैरियत से गुजर रही है? मैं आवाज़ पहचान गया। वो अम्मी थी। जी हाँ अम्मी, आदाब। सुनो अशर, निसार की दुल्हन के नाना का इंतकाल हो गया है। अब उसकी शादी 1 माह बाद होगी। अगर तुम चाहो तो हम 1 माह यहाँ रह लें। अम्मी मतलब पर आई। जी अम्मी, मेरी तरफ से आप बेशक 2 माह रहें, मगर आप इतना अरसा वहाँ करेंगी क्या? बेहतर यही है आप वापस आ जाएं, मैंने राय दी। मगर इतनी दूर से रोज़ रोज़ आया भी तो नहीं जाता, अम्मी ने कहा। चलिए फिर, जो आपकी मर्जी। और मैंने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उस रात फिर खुशबू के साथ नगीना आई। हम घंटों बैठे बातें करते रहे, हत्ता कि रात गुजर गई और मैं बेसुध होकर गिर पड़ा। मुझे समझ न आती थी कि मैं नगीना के जाने से पहले सो क्यों जाता हूँ। वो मेरी मौजूदगी में क्यों नहीं चली जाती। नगीना बिलाशुबा बेहद खूबसूरत थी। उसका लिबास भी ज़्यादा काबिल एतराज़ नहीं था। बस सिर्फ उसकी मौजूदगी में मुझे एक बात से उलझन होती थी। उसका जिस्म बहुत सर्द था। अगर कभी वो मेरा हाथ पकड़ लेती तो मेरे बदन में शदीद सर्दी की लहर दौड़ जाती और मेरे लिए खुद को नॉर्मल रखना दुश्वार हो जाता। सुबह ही सुबह जमील आ गया। मेरे साथ फराड करते हो? उसने छूटते ही कहा और फिर एक लिफाफा मेरी तरफ फेंक दिया। तस्वीरों वाला लिफाफा था। मैंने खोलकर देखा। कुछ तस्वीरें अब्बू ने खींची थी। एक वही डूबते सूरज की तस्वीर थी और आखिरी तस्वीर में गेस्ट रूम का बेड था।
2 कुर्सियां थी, दीवार पर लगी सीनरियां और कैलेंडर थे, मगर नगीना नहीं थी। मैं परेशान हो गया। यकीन करो जिमी, मैंने खुद तस्वीर खींची थी। ये मेरे बेड के पास सफ़ेद धब्बा देख रहे हो ना, यहीं वो बैठी थी। अब कैमरे की आंख में नहीं आई तो मेरा क्या कसूर? मैंने बड़ी बेचारगी से कहा। जमील रूठा रूठा खड़ा हुआ। रात को हस्बे मामूल नगीना आ गई। आज हम तस्वीरें खींचेंगे, मैंने कैमरा पकड़कर कहा। बेफ़ायदा होगा अशर, मैं कैमरे की निगाहों में नहीं आ सकूंगी। नगीना ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा। क्यों? मुझे ताज्जुब हुआ। तुम धुएं की तस्वीर ले सकते हो नगीना, मगर मेरी बदकिस्मती देखो कि तुम्हारी तस्वीरें नहीं आती। मैंने सर पकड़कर कहा। छोड़ो इस जिक्र को अशर, ये सब बेकार है, वो एक अदा से बोली। नगीना ने इसे बेकार कहा तो मैंने जमील का वाक़या सुना दिया और पूछा, क्या तुम उस सुर्ख लिबादे वाली डाइन को जानती हो? उसे डाइन मत कहो अशर, वो मेरी गार्ड थी। नगीना मुस्कुराई। दिन बेरौनक और रातें नगीना की कुर्बत में गुजर गईं। जमील उस दिन के बाद से नहीं आया था। मैंने उसके घर फ़ोन किया तो पता चला कि वो कराची चला गया है। मुझसे मिले बगैर, मैं बुड़बुड़ाया, मुझे बताए बगैर। वो यकीनन मुझसे नाराज़ होगा, वरना कैसे मुमकिन है? मैं सोचता रह गया। उस रात नगीना ने मुझे बताया, जमील को भूल जाओ अशर, वो अब कभी नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी कोने में, किसी गोशे में जमील का वजूद नहीं। मैं अपनी राह में टांग अड़ाने वाले का यही हशर करती हूँ। और तुम्हें तो मैंने खुद मुंतखब किया है। मैं उसके ये फ़िक्रे कभी भूल नहीं सका और ना भूल सकूँगा। जमील की याद के साथ ही मुझे अपनी ज़ात पर बोझ सा महसूस होता है। मैं समझता हूँ कि मैं जमील का कातिल हूँ, क्योंकि इस वाक़ये के बाद जमील मुझे कहीं नज़र नहीं आया। उसके वालिदैन चीखते चिल्लाते मुल्क के कोने कोने में फिरे और आखिरकार मेरा उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। मेरा जिगरी यार, मेरा मुखलिस दोस्त मेरी वजह से छिन गया। वो मेरी खातिर जान पर खेल गया और मैं उसके लिए कुछ भी ना कर सका। एक दिन नगीना कहने लगी, अशर, मुझे यकीन नहीं था कि तुम वालिदैन की आमद के बाद भी मुझ पर तवज्जो दोगे, इसलिए मैंने शादी रुकवा दी ताकि वो ज़्यादा अरसा वहाँ रहें और इस मुद्दत में तुम मुझे समझ लो। रातें दिनों में तब्दील हो गई और दिन रात के कालिब में ढलते गए। 1 माह के गुजरने का पता भी ना चला और अम्मी आ गई। रात को सब बहन भाई ड्राइंग रूम में बैठे थे। नौशी और खालिक भाई भी थे और अब्बू भी उस दिन टूर से वापस आए थे। अम्मी कहने लगी, है कैसी बुरी मौत थी उस बुढ़े की। कौन सा बुढ़ा? मैंने पूछा। अरे वही दुल्हन का नाना, अम्मी ने बताया। क्यों, क्या हुआ? मुझसे रहा ना गया। बस रात को बिस्तर से उठा, मुमकिन है चक्कर आ गया हो, वहीं गिर गया। कमज़ोर सा तो था, वहीं सुरमा हो गया। शक्ल ना पहचानी जाती थी, अम्मी ने तफसीलन बताया। मुमकिन है उसे किसी ने धक्का दिया हो, मैंने गौर से अम्मी की तरफ देखा। हाँ, तू ही गया था धक्का देने। अम्मी चिढ़ गई, फिर बात पलट कर बोली, आशी, इस 1 महीने में तुझे क्या हो गया है? क्यों, मुझे क्या हुआ? मैंने अपने सरापे पर निगाह डाली। मैं तो तुझे देखकर बड़ी हैरान हुई हूँ, हुलिया तो देखो अपना। मैंने उस दिन पहली मर्तबा आईने के सामने खुद को हर जाविये से जांचा। अम्मी की हैरानी बजा थी। बाल बेहद बड़े हुए थे, आंखें सुर्ख थी जो बेख्वाबी की चुगली खा रही थी, और शेव भी बड़ा हुआ था। सुबह मैं अपना हुलिया दुरुस्त करने लगा। शेव करने की गर्ज से शेवर उठाया ही था कि किसी ने मेरे हाथ से छीन कर फेंक दिया। फिर सरगोशी में कहा, छोड़ें अशर, आप यूं ही खूबसूरत लगते हैं। मैं समझ गया वो नगीना थी। और फिर जैसे मैं पागल हो गया, शेव करना छोड़ दिया। हर किसी की तरफ सुर्ख आंखों से घूरा करता और वो डर जाता। अब्बू हर बड़े डॉक्टर, हकीम, पीर के पास लेकर गए। डॉक्टरों ने कहा कि इसके दिमाग में रसोली है। हकीमों ने कहा जिगर पर वरम है। पीरों ने बताया किसी जिन का साया है। मगर मैं इन सब बातों को गलत समझता रहा। मेरा किसी काम में जी नहीं लगता था। आम के दरख्तों से मुझे इश्क हो गया। सारा वक्त उन्हीं के नीचे बैठा नगीना से बातें करता। वो कभी जवाब देती, कभी ना देती, मगर मैं मुसलसल बोलता चला जाता। फिर एक दिन मैंने अर्शी और काशी को बुलाया और कहा, अरशद, काशिफ, मेरी बातें गौर से सुनना। डॉक्टरों, हकीमों और पीरों की बातों पर एतमाद करना छोड़ दो। माफूकुल फितरत और देवमालई अफसानों के वजूद पर यकीन रखो।
آج کل نگینہ نام کی ایک نظر نہ آنے والی لڑکی میری دوست ہے۔ اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتے ہو تو گیسٹ روم کے بائیں کونے سے اس کی مخصوص خوشبو سونگھ لو۔ ہرشی اور کاشی چپکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صاف ظاہر تھا انہوں نے میری باتوں پر یقین نہیں کیا۔ اب تو امی، کاشی، عرشی سب کا یہی خیال تھا کہ میں کسی ماورائی طاقت کے چنگل میں پھنس گیا ہوں۔ امی نے خود کو مورد الزام ٹھہرایا، کاش میں عاشی کو تنہا چھوڑ کر نہ جاتی۔ پھر ابو نے کسی ایسے شخص کو بلایا جو اس بات کا دعوے دار تھا کہ جن بھوت اتار سکتا ہے۔ اس نے میرے بارے میں ساری باتیں سنی تو فیصلہ دے دیا کہ دونوں بوڑھے درختوں کو کٹوا کر وہاں پورا ایک ماہ تک لوبان سلگایا جائے اور مجھے ان کے قریب نہ جانے دیا جائے۔ ابو نے اگلے ہی روز لکڑہارے بلوا لیے جنہوں نے درخت کاٹنے شروع کر دیے۔ اچانک میرے نتنوں سے وہی خوشبو ٹکرائی اور پھر نگینہ کی سرگوشی سنائی دی، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں اشر، تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے میرا ٹھکانہ کٹوا دیا ہے، اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اس بات کو سن کر جیسے میں پاگل ہو گیا، دوڑ کر ابو کو گریبان سے پکڑ لیا اور زوردار دھکا دیا۔ عرشی اور کاشی قریب کھڑے تھے۔ عرشی کو ایک ٹھوکر رسید کی، وہ لٹ کر گرا۔ کاشی کے منہ پر گھوسوں کی برسات کر دی، وہ بھی تیورا گیا۔ یہ سب کچھ اتنا فوری ہوا کہ کسی کو سوچنے کی مہلت نہیں ملی۔ ابو کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور ایک طرف عرشی اور کاشی گرے پڑے تھے۔ کاش میں باپ کی شان میں گستاخی نہ کرتا، مگر میں تو اس وقت جنونی ہو رہا تھا، مجھے ارد گرد کی خبر نہ تھی۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھ پر کسی جن وغیرہ کا سایہ نہیں تھا۔ میں نے جو کیا اس میں کسی کی مرضی کا دخل نہیں تھا۔ لوگوں کا خیال غلط ہے کہ مجھ پر جن سوار تھا، وہی مجھ سے یہ کام کروا رہا تھا۔ میں اپنی اس جنونی کیفیت کو آج تک کوئی نام نہیں دے سکا۔ جب میں نے کسی کو مقابلے پر نہ پایا تو ایک بڑھئی کو زور سے جھٹکا دیا اور اس پر تابڑ توڑ مکے رسید کیے، پھر دوسرے بڑھئی سے آری چھین لی اور اس پر بھوکے شیر کی طرح جھپٹا۔ وہ آری چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اتنے میں امی بھی اندر سے آ گئیں اور عرشی، کاشی اور ابو بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان چاروں نے یکلخت مجھ پر حملہ کر دیا اور میں ان کے قابو میں آ گیا۔ پھر سب نے مل کر مجھے رسیوں سے جکڑ لیا۔ اوف، کس قدر تکلیف دہ لمحات تھے وہ۔ میری آنکھوں کے سامنے نگینہ کا نشیمن تباہ کیا جا رہا تھا اور میں رسیوں میں جکڑا ہوا غضبناک نگاہوں سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سرسبز گھاس مجھے کانٹوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی، میرے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، آنکھیں انتہائی سرخ تھیں۔ سارے گھر میں ہر وقت لوبان کی بو رچی رہتی۔ ابو سر پر پٹی باندھے اس کی ہر وقت نگرانی کرتے اور میں رسیوں میں بندھا پیچو تاپ کھاتا رہتا۔ اور پھر مجھے آزادی مل گئی۔ مسلسل جکڑے رہنے کی وجہ سے میرا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ رسیوں کے نشانات جلد میں کھپ چکے تھے اور سوجن بہت تھی۔ نگینہ اس دن کے بعد نہیں آئی۔ میری مجنونانہ سرگرمیاں بھی بتدریج کم ہوتی چلی گئی اور جب میں مکمل ہوش میں آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ابو کا انتقال ہو چکا ہے، عرشی کی شادی ہو چکی ہے، کاشی امریکہ جا چکا تھا، بس گھر میں صرف امی اور گڑیا ہی رہ گئی تھی۔ وہ بھی مجھ سے ڈری ڈری رہتی تھی۔ جب مجھے اپنی زیادتیوں کا احساس ہوا تو میں نے ندامت محسوس کی، امی سے معافی مانگی، عرشی کے گھر گیا اور اس کے قدموں میں گر پڑا۔ ابو کی قبر پر بیٹھا گھنٹوں روتا رہا، جیسے وہ مجھے آج چھوڑ کر گئے ہیں۔ امی نے مجھے معاف کر دیا مگر حالات معمول پر نہ آ سکے۔ میں نے حصول ملازمت کے لیے بہت دھکے کھائے مگر سنوائی نہ ہوئی۔ ایک روز میں تشویشناک حالت میں بیٹھا تھا۔ وہی گیسٹ روم تھا، وہی اشیاء کی ترتیب تھی، مگر پردے مرون کی بجائے نیلے رنگ کے تھے۔ انہی رنگ کے پردوں کے پیچھے مجھے ایک کاغذ چسپاں نظر آیا۔ میں نے پردہ ہٹا دیا۔ لکھا تھا، تم نے کیا پاگلوں جیسی حالت بنا رکھی ہے؟ میں نگینہ ہوں، مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، اس لیے اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں، جہاں نہ تمہارا کوئی بھائی ہو، نہ ماں اور نہ ہی بہن، بس میں ہوں اور تم۔ اپنی رائے سے جلد آگاہ کرنا، فقط تمہاری دوست۔ خط پڑھ کر میں دیر تک سوچوں میں کھویا رہا۔ میں نے تصور میں خود کو جنوں کے ہاتھ دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں گلیوں بازاروں میں تنہا پھر رہا ہوں۔ میرے پیچھے نگینہ ہے، مکانات ہیں مگر ان میں رہنے والے غائب ہیں۔ بازار اشیاء سے بھرے پڑے ہیں مگر کوئی دکاندار نظر نہیں آتا۔ دراصل وہ سب غائب تھے۔ چند لمحوں بعد نگینہ بھی غائب ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ یہاں میں بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ہوتے ہوئے اکیلا ہوں، وہاں بھی اکیلا رہوں گا۔
मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने फैसला कर लिया। और फिर मैं नगीना को राय से कैसे आगाह करूँगा? ये तो नामुमकिन है कि मैं भी उसी तरह एक कागज़ पर्दे के पीछे रख दूँ और वो पढ़ ले। जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि मैं भाइयों के टुकड़ों पर पड़ा हूँ। आला डिग्रियां तो अब्बू की ज़िंदगी और होशमंदी की हालत में हासिल कर ली थी, मगर कोई माकूल मुलाजमत मिलने की सबील नज़र न आती थी। चुनाचे मैंने सोचा कि कोई गिरी पड़ी मुलाजमत ही कर ली जाए, ताकि अपना बोझ तो खुद सहार सकूं। बस यही सोचकर मैंने आपके ऑफिस में क्लर्क बनने की दरख्वास्त दे दी। और खुदा की कुदरत देखिए कि मेरी दरख्वास्त चंद रोज़ बाद कबूल हो गई, मगर अब मेरा किसी बात में जी नहीं लगता। फाइल उठाता हूँ तो बगैर देखे रख देता हूँ। देखिए कब तक इस तरह बसर होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।